नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में धामी सरकार के बुधवार को अहम कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है और कैबिनेट बैठक में कुल 52 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। मुख्य सचिव एस संधू ने कैबिनेट में आए प्रस्तावों पर फैसलों की जानकारी दी है। जोशीमठ आपदा पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और कैबिनेट ने जोशीमठ को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ही आपको बता दें कि 3 भाग में नीति को तैयार करने का फैसला लिया गया है और इसके साथ ही भवनों की हालत पर सीपीडब्ल्यूडी निर्णय लेगा और जबकि व्यावसायिक भवनों में 5 स्लैब के अनुसार भुगतान होगा। हालांकि भूमि को लेकर अभी रिपोर्ट आने का इंतजार किया गया है, जो कि अगले कैबिनेट में फैसला होगा। तो आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, आपको बता दें कि और करेंगे अब अगली खबर का। हल्द्वानी वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और ऐसे में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की है और योजनाओं की समीक्षा की है। बंशीधर भगत ने सड़क, बिजली, पानी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कालाढूंगी क्षेत्र में सड़कें, विद्युत पोल और पानी की लाइनों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सामान्यतः ऐसे हम अधिकारियों के साथ बैठते रहते हैं। ये पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग, बिजली विभाग के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जो कार्य स्वीकृत हुए हैं वो कितने हो गए हैं, कैसे हो गए हैं और कौन नहीं हुए हैं, और किन कार्यों में पहली किस्त आई थी, दूसरी किस्त नहीं आई है। विशेष रूप से जैसे आरटीओ रोड कवरीकरण, नहर कवरीकरण का कार्य है, सड़क चौड़ीकरण का कार्य है, चौफुला के सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो इन पर चर्चा कर रहे हैं। जो पैसा शासन से आना है उसको शासन से लाएंगे, जो नगर निगम से मिलना है वो नगर निगम से मिलेगा। सब मिला के एक काम जल्दी हो, इसके लिए सब बैठक। एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने राष्ट्रीय नेतृत्व की संस्तुति पर 4 पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। मीडिया को जारी पत्र में उत्तराखंड एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 13 फरवरी को एनएसयूआई ने सचिवालय घेराव किया था। कांग्रेस भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी मौजूद थे और इस दौरान कांग्रेस भवन में कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चले। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। 13 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी जब उत्तराखंड आए थे, तो हमारे यहाँ पे चमोली के जिला अध्यक्ष जो 200-250 किलोमीटर देहरादून से दूर है, वो देहरादून आते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ देहरादून आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। जब रात को हम उनको फोन करते हैं, वो छुपाते हैं कि यार मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, बताते नहीं है। देहरादून के जिला अध्यक्ष जिनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है, उनको भी कोई सूचना नहीं दी जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के उत्तराखंड आ रहे हैं। जब उसके बाद हमने कहा ये साया हमला, एक तो आपने पूरी कमेटी को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जिसके खिलाफ संपूर्ण एनएसयूआई थी। फिर उसके बाद जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम मिलने जाते हैं, हम लोग पूछते हैं सर आपने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसे कि हम बात रखने जाते हैं विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, तब तक के लिए वहाँ से दूसरा पक्ष आकर के हमसे मारपीट करने लग जाता है, हमसे झगड़ा करने लग जाता है। तब भी फिर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कल जो एक चिट्ठी जारी करी, बिना हमसे कारण बताओगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों वगैरह, कुछ भी नहीं, उन्होंने हमें संगठन से निकाल दिया। तो ये आज लोग ये संगठन को चला रहे हैं, तो ये बहुत गलत तरीके से संगठन को चला रहे हैं। और मैं लोगों से मैं अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमारे सीनियर राहुल गांधी से हम इस संबंध में हम जरूर मिलेंगे और इन सभी लोगों को। कांग्रेस भवन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इसको लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि अब उन कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है जो आंदोलन के दूसरे
दलों के इशारे पर खराब करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही, लेकिन कार्यकर्ता यदि इस प्रकार से भिड़ेंगे तो इसके पीछे की वजह भी जानना बेहद जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े के पीछे की वजह भी जानना जरूरी है कि कहीं वो किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बने जिससे कांग्रेस में ये हालत पैदा हुई। घटना जो घटी निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उसको सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित राजनीति के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राज्य का अहित कर रही है, स्टूडेंट्स का हित कर रही है, उसके खिलाफ थी। ऐसे में जिन लोगों ने ये कार्रवाई करी है, जो ये काम किया है, खैर गेट से बाहर ये मामला हुआ था, उन लोगों पे हमारी नजर है। हम देख रहे हैं वो किसी साजिश के हिस्से तो नहीं है और उन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की है। निश्चित ही ऐसे लोग कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पिछले दिनों हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में हाथापाई के मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने चुटकी लेना भी अब शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि जिस कार्यालय में अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ता एक दूसरे को पीट रहे हों, उस पार्टी के हालात क्या होंगे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए तोड़जोड़ करने वाली कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है, जो शीर्ष नेताओं से भी संभाले नहीं संभल रही है। देखिए, कांग्रेस केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए और अपने निजी स्वार्थों के लिए ही राजनीति करती है। इसलिए जनता ने उन्हें बेदखल कर दिया है, केंद्र से लेकर पूरे भारत में लेकर। एक समय था जब कांग्रेस इतने लंबे समय तक राज करती थी। अब उत्तराखंड राज्य के अंदर भी उनके जो हालात हैं, कल आप देखिए कोई राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता को इस तरह से होता है। मैं अभी समाचार पत्रों में मुझे पढ़ने को मिला, न्यूज पेपरों में जो मैंने देखा, टीवी चैनलों में मैंने जो देखा कि लात घुसे चल रहे हैं कार्यालय के अंदर, और कैसा संगठन है। मुझे तो बड़ी हंसी आई है। ये क्या समाज का भला करेंगे जो इस तरह की काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से इन लोगों का केवल उद्देश्य अपनी उदरपूर्ति और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रहा, पदों तक ही सीमित रहा। और इन्होंने देश समाज के लिए इन्होंने कभी सोचने की इनको फुर्सत भी नहीं रही। इन्होंने केवल जो है तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहे और केवल दिखाने के लिए इन्हें लगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे नौनियाल हैं, हमारे बेरोजगार भाई युवा हैं, ये हैं, उनकी कुछ आशंकाएं थी, इस कारण से वो आंदोलित हुए। इसमें भी इन्हीं की षड्यंत्र था, जो ये पथरा इन्होंने सब जो करवाया है, यही जो उपद्रवी थे जो अपने कार्यालय में एक दूसरे को पीट सकते हैं, तो क्या पथराव नहीं कर सकते हैं? मेरा आरोप है कि निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई उपद्रवी रहे होंगे जिन्होंने पथराव किया होगा। खबर देहरादून से है, जहां हुए बवाल में आरोपित सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। युवाओं को देहरादून सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि 9 फरवरी को राजपुर रोड में हुए बवाल में 13 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 9 फरवरी को जो घटना घटी है, उसमें जो पत्थरबाज थे लड़के, उनका हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो षड्यंत्रकारी हैं, जैसे इस घटना को वित्तीय पोषण करने वाले, सोशल मीडिया में जो भ्रामक तरीके से अफवाह को फैला रहे हैं, तीसरा जो बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं गलत काम करने के लिए, इन सभी षड्यंत्रकारियों को हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि कृपा करके अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, वो ऐसे गलत काम न करें और पुलिस विभाग इन सभी प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। बीती 9 फरवरी को गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव की घटना को लेकर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले में पुलिस टीम की तरफ से अब तक घटना में शामिल 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही पथराव करने वाले उपद्रवियों को आर्थिक मदद देने वाले एक संदिग्ध खाते को भी फ्रीज किया गया था।
उत्तराखंड के बेरोजगारों की नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है, उत्तराखंड के हर परिवार की लड़ाई है। हमारा जो बेरोजगार युवा तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की 4 साल 5 साल लगा के, और उसके बाद जब वो उसको पता चल रहा है कि ये पेपर लीक हो गया, ये यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, तो वो अपनी हक की बात करना चाहता है सरकार से, और जब सरकार नहीं सुन रही है तो वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, और जब वो लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो सरकार उन पर डंडे बरसा रही है। हमारा कहना है कि क्या सरकार इतनी असंवेदनशील है कि जो उत्तराखंड आंदोलन के वजह से बना है उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में है और उन पर लाठी बरसा रही है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा। हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हैं और हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है और जिन लोगों पे उन्होंने केसेस लगाए उनको वापस ले लिया, तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा, बड़ा रूप लेगा, और जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम आंदोलन करते रहेंगे। देहरादून में बेरोजगारों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस भवन में पुलिस मुख्यालय तक कूच किया, जहां पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है और उनकी आवाज को दबाने की काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक युवाओं के हितों को संरक्षित करते हुए जांच और कार्रवाई नहीं करती, तब तक कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ा होकर आंदोलन करेगी। में होने वाले 2022 के इलेक्शन में काबड़ी जी गांव में आए, पूरे क्षेत्र में गए, लोगों को बरगलाने का काम किया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, दुनिया भर का लालच देके और लोगों का कीमती वोट हत्या लिया। आज ये समस्या है कि लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। कंचनपुरी की ये हालत है, जो मेन मार्ग पर जो घरों में उपयोग होने वाला पानी है वो भरा रहता है, आने जाने की इतनी बड़ी समस्या है, बीमारी फैल रही है, मगर विधायक जी कोई सुध नहीं लेते हैं, बस टाल देते हैं इधर उधर, ये वो दुनिया भर की बातें। आज हमारे यहाँ 50 लोग ऐसे विधवा महिलाएं हैं जिन पर राशन कार्ड नहीं है, गांव में नाली नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। धामी जी ने विधायक रहते हैं जितना काम करवा दिए उतना ही काम है। हॉट मिक्स रोड जो पड़ी है वो भी धामी जी के रहते पड़ी है, जो राशन कार्ड बने वो भी धामी जी के रहते पड़े हैं। जब तक ये विधायक जी बने कभी देखने नहीं आए कि कौन सी जनता हमारी भूखी है, प्यासी है। कहते हैं विधायक जी यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, कोई नहीं मिलता, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। राशन कार्ड की समस्या, राशन कार्ड बदल गए। पहले लोगों को बीपीएल था, वो आपको उसको मिला करके वो मालदार बना दिया, और जिनके मालदार थे उनके तो खत्म ही है, मगर और राशन भी पूरा नहीं मिल रहा है। 4.5 किलो राशन मिल रहा है यूनिट पे। सबसे बड़ी समस्या ये है, गरीबों के साथ में न कभी आते हैं, देखने भी नहीं आए। 1 साल हो गया, ना कोई विकास हुआ हमारे यहाँ का, ना कोई कुछ भी काम नहीं हो रहा, जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। इससे पहले हमारा बढ़िया काम हो रहा था। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान के बाद अब चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल पंचायती राज विभाग रजनी भंडारी के दरअसल 2012-13 नंदा राजजात यात्रा के दौरान की गई विवादित निविदाओं के मामले में वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं विपक्ष इस बदले की भावना बता रहा है। देखिए, मैं कहता हूं कि बीजेपी की जो सरकार है, दमनकारी सरकार है, ये बदला लेने की कार्रवाई करने वाली सरकार है, और ये जितने जिला पंचायत अध्यक्ष और इन पर कार्रवाई की जो बातें हो रही हैं, ये भय पैदा करने के लिए हो रही है।
वहीं उत्तराखंड में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए डेयरी विकास विभाग ने एक नई योजना प्रस्तावित की है। इसके तहत न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि किसानों को भी खेतों में हुई फसल पर अतिरिक्त लाभ भी दिया जा सकेगा। विभाग की तरफ से करीब 22 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है और जिसके तहत विभाग केंद्र की मदद से मशीनों का क्रय करेगा। वहीं आपको बता दें कि यही नहीं, इस दौरान खेतों में भी भूसे बनाने के साथ सरकार खुद इसे खरीदेगी और इस दौरान करीब 6 से 7 प्रति किलो का भुगतान सरकार किसानों को भूसे के लिए करेगी। वहीं पराली जलाने की समस्या से भी राहत मिलेगी। हमने इस वित्तीय वर्ष में देखा कि चारे की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की गई और जो चारे के दाम हैं वो विगत वर्षों के मुकाबले लगभग डबल हमको प्राप्त हुए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है जो हम भारत सरकार में हमने प्रस्तुत की है, जिसमें हम लोग सीधा किसानों से जो है भूसा परचेस करेंगे। भूसा बनाने के लिए जो भी मशीनरीज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भारत सरकार से हम लोग 90-10 के रेशो में हम लोग प्राप्त करेंगे। और जो हमारी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य जो हैं, जो दूध का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो है जो खेती भी करते हैं, जो गेहूं का उत्पादन भी करते हैं, उनके फील्ड्स में जब हार्वेस्टिंग होगी गेहूं की, तो हम लोग उस मशीन के माध्यम से हार्वेस्टिंग करेंगे और जो भूसे के जो है उसका निर्माण करेंगे। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित होकर बाइक तालाबपुर गांव के पास की पुलिया में गिर गई है, जिस पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि ये घटना जसपुर कोतवाली क्षेत्र के जसपुर ठाकुर द्वारा मार्ग की है। चमोली पुलिस उपाधीक्षक ने जोशीमठ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर आगामी 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस बल को तैयार किए जाने को लेकर जोशीमठ कोतवाली का निरीक्षण किया। बुधवार को पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह ने जोशीमठ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और जिसमें कोतवाली हथियारों और मैस कार्यालय के साथ साथ पुलिस बैरिक का निरीक्षण किया गया। और अप्रैल महीने से शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस बल को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महिला उप निरीक्षक सुधा रावत के नेतृत्व में जवानों द्वारा चमोली पुलिस उपाधीक्षक को सलामी दी गई है। आपको बता दें कि चमोली पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह का कहना है कि जोशीमठ के भूधसाओं के बढ़ते मामलों के बाद कब स्थिति सामान्य है और अप्रैल महीने में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है और इसके लिए पुलिस बल को तैयार करना है। जनता को कोई परेशानी ना हो और इसके लिए पुलिस जनता के लिए हमेशा तैयार है। अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा प्रस्तावित था, जिसमें आज थाना जोशीमठ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। विगत माह भूधसाव की आपदा के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं सामान्य नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें सामान्य हैं। तो आने वाले समय में यात्रा की तैयारियां करनी है, पुलिस बल को परंपरागत रूप से तैयारी की अवस्था में रहना है। इन सब बातों को देखने के लिए आज यहाँ निरीक्षण का थाना जोशीमठ का निरीक्षण किया। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से प्रवेश शुरू कराए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभिभावक और बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय से BHEL कारखाने के मेन गेट तक विरोध मार्च निकालकर भेल महाप्रबंधक मानव संसाधन को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय BHEL में लगातार दूसरे साल कक्षा 1 में प्रवेश बंद है और इसी को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है।
अभी जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे और अभिभावकों ने 9 फरवरी को भी एक प्रदर्शन किया था और आज 14 फरवरी को फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि पूरे प्लांट में चर्चा है, पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 विद्यालय बंद होने वाला है और हम सब यूनियन के लोगों ने प्रबंधन से भी वार्ता की है कि ऐसी चर्चा है। प्रबंधन भी इसका कोई स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं है और प्रबंधन ने भी कोई ऐसा कोई नोट जारी नहीं किया है कि स्कूल बंद नहीं होने वाला है। इससे हम सभी अभिभावकों को भी, बच्चों को भी और यहाँ जितने भी जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सबको भय है कि इस सेशन के बाद केंद्रीय विद्यालय बंद ना हो। हमने भी यूनियन लोग में सबसे जो हमारे जितने भी हमारे अभिभावकगण जो बताया वो तो हमारे साथ में मुद्दा है। ये साथ में ये आगे स्कूल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसको लेकर टीचर में भी एक अलग मतलब वो व्याकुलता है, जिसके वजह से उनके जो पढ़ाने का जो लेवल है उसमें भी डाउन। हम लोग एक अभिभावक के नाते हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो जो जिस नेचर से पहले पढ़ाते थे वो उस नेचर से आज नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं स्कूल का क्या होगा। तो टीचर का भविष्य साथ साथ में बच्चों का भी भविष्य, उसके साथ उनके लेवल जो पढ़ाई का लेवल है उस पर असर पड़ रहा है। तो मैं ये अपने पूरे अभिभावक के माध्यम से मैं आपके तक में पहुंचाना चाहता हूं कि ये हमारी बात माननीय मोदी तक पहुंचाया जाए, जो प्रधानमंत्री देश के हैं, जो बच्चों को शिक्षा पे विशेष जोर देते हैं, कि ये वहां तक अगर पहुंच जाएगी हमारी बात तो ये हमें आश्वस्त हम लोग हैं कि ये बंद नहीं होगा। और अगर ये भेल प्रशासन हमारी अगर ये जो विनम्र निवेदन ये नहीं मानती है तो आगे ये रवैया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।